गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, है ना, बल्कि थोड़ा बहुत चीजों को समझे थे। चलिए सबको गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग, है ना, थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में सीखे थे, है ना, और फोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। तो फोर्स को जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे तो यहां पर देखिए फोर्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया था। तो देखिए एक हमारे पास है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसके अंदर में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट फोर्स है ये कहां पर एक्ट करेगा, तो ये जब भी कॉन्टेक्ट होगा तो ये फोर्स कॉन्टेक्ट के कारण ही क्या करेगा, एक्ट करेगा, है ना। इसके बाद कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स आ जाएगा, इसके बाद टेंशन फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, ये सब इसमें आएगा। वांडरवाल फोर्स जो है एक प्रकार का बिग फोर्स है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये न्यूक्लियर फोर्स आपको बताए थे कि ये किसी भी एटम में दो प्रोटॉन्स के बीच में लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी एटम है तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन। अब सोचिए कि जब दो प्रोटॉन है और दोनों का चार्ज कैसा है, लाइक चार्ज है, तो इनको क्या करना चाहिए, रिपेल कर देना चाहिए। तो इनके बीच फिर अट्रैक्शन कैसे होता है, तो यहां पर इनके बीच लगता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो यहां पर आइए देखिए, इसका जो है हम लोग बात करेंगे बाद में। यहां पर थोड़ा सा भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट फोर्स है कि इसके नाम पर एक चैप्टर बन चुका है। ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ते हैं कि नहीं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो जैसे मान लीजिए समझेंगे इस बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस पर। तो बताइए यहां पर इस सरफेस पर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा कि नहीं। ये जो ब्लॉक है ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो जितना इसका भार है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो भार के बराबर है यहाँ पर, यानी कि mg के बराबर। और ये कहां पर एक्ट करता है, नीचे एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट करता है, नीचे। इसको हम लोग क्या समझते हैं, बिलो द, है ना, बिलो द सरफेस। लेकिन रियल में देखिएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सरफेस के नीचे एक्ट नहीं करती। जैसे कंसीडर कीजिए कि यहां पर क्या है, अर्थ है, यहां पर क्या है, अर्थ। तो अर्थ पर रखे हुए कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे। चलिए यहां पर मास है m1, यहां पर चलिए कोई दूसरा मास होगा m2, यहां पर चलिए एक और मास को रख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, m3। अब यहां पर देखिए ये अर्थ है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो यहां पर जो पहला मास है इसका वेट किधर एक्ट करेगा, सेंटर की ओर। किधर एक्ट करेगा, ये जो दूसरा मास है इसका वेट किधर एक्ट करेगा, सेंटर की ओर। ये जो तीसरा मास है किधर एक्ट करेगा, सेंटर की ओर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किधर लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा, यानी कि सेंटर की ओर लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। हाँ सेंटर पर ना हो जाता है, लेकिन लगेगा हमेशा किधर, सेंटर की ओर। लेकिन हम लोग इसको बिलो क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस अर्थ के थोड़े से एक पोर्शन को अगर हम कट कर लें, तो अगर अर्थ का थोड़ा सा पोर्शन अगर हम काटेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि नहीं,
इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर समझिएगा, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, यहां पर समझिएगा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट m1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m2। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो हम लोग फॉर्मूला सीखे F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्या बोलिए? ठीक तो है? देखिए यहां पर एक मास m1 है और एक मास m2 है, इन दोनों के बीच में दूरी कितना है? r है। तो फोर्स क्या होगा? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इस G को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है? 67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया? तो ये था बेसिक बात ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इतना बात याद रहेगा, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं यूज होगा इस चैप्टर में जब हम लोग सवाल करेंगे। तो अगर चाहते हैं इसको लिखना तो लिखिए। बढ़ाएं इसको आगे। हो गया? तो देखिए ये सब बेसिक बात है, इसको हम लोग जानते भी होंगे। अभी हम लोग एक नया बात क्या सीखे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमेशा किधर एक्ट करता है? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसीलिए जो यहाँ पर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है किधर लगता है? सेंटर की ओर। अब यहां पर देखिए दूसरा फोर्स जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, है ना, यहां पर हम लोग एक बात करेंगे टेंशन फोर्स का। देखिए अप्लाइड फोर्स का मतलब कि किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एक टेंशन फोर्स को, एक नॉर्मल फोर्स को। बाकी ये दो फोर्स जो है आगे हम लोग सीखेंगे। तो आइए यहां पर डिस्कस करते हैं नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स को, कि ये दोनों फोर्स जो है क्या होता है। देखिए नॉर्मल फोर्स, इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास कोई सरफेस है, हमारे पास क्या है? एक सरफेस है, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। चलिए एम मास का कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से इस बात को, है ना। एम मास का क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक। तो एक तो कि ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा? सरफेस पर नीचे भार लगा रहा होगा। कितना लगेगा? mg। तो ये mg फोर्स किधर एक्ट किया? नीचे।
लेकिन अब जरा सोचिए कि यहां पर जो रखा हुआ मास है ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? जब इसका भार नीचे एक्ट कर रहा है तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए था। तो नीचे से भी इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन। देखिए ये हमारा क्या है, सरफेस, ये हमारा क्या है, सरफेस, यानी कि सतह। जिस सतह पे ये रखा हुआ है तो सतह भी इसके ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है ऊपर के डायरेक्शन में। यानी कि एक तो ये नीचे लगाया, कैसा फोर्स लगाया, mg, इसके बाद जो है इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगाया, तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन मास। NSM का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल बाय सरफेस ऑन मास, यानी कि सतह के द्वारा मास m पर क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा। तो यहां पर ये भी एक, और ये फोर्स कैसा है, तो एक परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, तो एक ये परपेंडिकुलर लगेगा। इसके एवज में देखिए ये मास भी क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है नीचे के डायरेक्शन। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, मास लगा रहा है, और किस पर लगा रहा है, सरफेस पर। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय मास ऑन सरफेस। यहां पर आप ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान आपको ये रखना है कि नॉर्मल, ध्यान आपको ये रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज acts perpendicularly, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलरली। ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, तो हमेशा लंबवत लगेगा। कैसे लगेगा, लंबवत। यानी कि जिस सरफेस पर रखा होगा ऑब्जेक्ट वो कैसा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलरली लगाएगा। याद रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। क्या लिखिएगा, नॉर्मल फोर्स। देखिए नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, अभिलंब। तो अभिलंब बल भी इसको कह सकते हैं। तो अभिलंब बल हमेशा सतह पर लंबवत लगती है। आप लिख सकते हैं अभिलंब बल हमेशा सतह पर लंबवत लगती है, सतह पर हमेशा लंबवत लगती है। अब जैसे देखिए समझिएगा यहां पर कहानी। अब जैसे मान लीजिए कि सरफेस जो है इस प्रकार का होता, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बेज होता है इस प्रकार, यानी कि इनक्लाइंड कुछ सरफेस होता है। यहां पर ये एंगल कितना बन रहा होता, थीटा। इस प्रकार का भी सरफेस हो सकता है। अगर यहां पर कोई एक मास को हम रखेंगे, समझिएगा यहां पर हम क्या किए, एक ब्लॉक को रख दिए जिसका मास कितना है, m। सतह पर क्या किए, एक ब्लॉक को रखे, nms को क्लियर करें। देखिए देखिए यहां पर बताए कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, समझिएगा अक्षय जी, यहां पर जो एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पर भार लग रहा होगा नीचे की ओर। कितना लग रहा है, mg। चूंकि भार क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब ये भार, ये जो ब्लॉक है इसको क्या होना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए। तो नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर सतह क्या कर रही है, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। और कैसे लगा रही है, तो परपेंडिकुलरली। तो इसी परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल किस पर लग रहा है, मास पर लग रहा है। कौन लगाया, सरफेस। तो देखिए ये जो SM लिखा हुआ है ना, S का मतलब है सरफेस, S का मतलब क्या है, सरफेस, और M का मतलब क्या है, मास। आप इसको नहीं लिखिए, केवल N लिखिए। लेकिन समझिए कि ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को सरफेस लगाया। किस पर लगाया, तो मास पर लगाया। नीचे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये कौन लगा रहा है, तो इसको मास लगा रहा है। और किस पर लगा रहा है, सरफेस। कोई दिक्कत।
तो लिखने का तरीका है, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर केवल एन भी लिख सकते हैं। समझ में आया ये बात? अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बेज है। बेज कहने का मतलब यहां पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एक ढाल है, और यहां पर हम क्या किए हैं, एक ब्लॉक को रख दिए हैं जिसका मास कितना है, m। तो यहां पर देखिए नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा mg, लगेगा कि नहीं? क्योंकि यहां पर जो ब्लॉक का भार है किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, कितना, mg। अब नॉर्मल रिएक्शन आप क्या सीखे कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ऊपर। कौन लगाया, तो ये सरफेस लगाया, किस पर, मास पर। ये जो है परपेंडिकुलर होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा नीचे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल बाय मास ऑन सरफेस। यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, मास लगाया और किस पर लगाया, सरफेस पर। समझ में आया? यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जब भी आपको लगाना होगा तो सरफेस के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लगाएंगे। सरफेस के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लगाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो नॉर्मल रिएक्शन में हम लोग सीखे कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर रखा हुआ रहता है उसी सरफेस पे ये नॉर्मल लगता है, और सरफेस के क्या होता है, ये परपेंडिकुलरली लगता है। समझ में आया अक्षय जी? क्या? हाँ, 11th क्लास का। देखिए यहाँ पर जो भी आपको बताएंगे है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। जहां पर ग्रेजुएशन का बताने का जरूरत होगा वहां पर हम ग्रेजुएशन भी आपको बताएंगे, और जहां पर 11th से ही काम चलेगा 11th ही बताएंगे। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन को आप परनोद बल कह सकते हैं, है ना, परनोद बल कह सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए इसको। तो ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टेंशन फोर्स को। क्या देखते हैं, टेंशन फोर्स। क्या? हाँ, सब आएगा धीरे धीरे, जो है ना सब आएगा, सब आपको याद आएगा। देखिए टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तनाव बल कहेंगे, ठीक है ना। टेंशन फोर्स का मतलब क्या, तनाव बल। अब फिर देखिए जैसे डेली लाइफ में टेंशन होता है, तो यहाँ पर वो टेंशन नहीं है, यहाँ पर टेंशन का मतलब दूसरा है ना। ये टेंशन नहीं देगा, ये टेंशन देगा सवाल में, है ना। अगर टेंशन नहीं समझिएगा तो फिर सवाल में आपको टेंशन हो जाएगा, समझे। तो यहां पर समझते हैं कि ये टेंशन फोर्स जो है आएगा कहां पर, ये तनाव बल जो है ये कहां पर आएगा। तो ये तनाव बल जो है ये किसी रॉड में आ सकता है, किसी चेन में आ सकता है, या फिर किसी स्ट्रिंग में आ सकता है। स्ट्रिंग को ही आप रॉप रस्सी समझ लीजिए, रस्सी भी है तो उसमें भी तनाव बल आ सकता है। तो टेंशन फोर्स कहां देखने को मिलेगा, है ना, रॉड में, चैन में, स्ट्रिंग। अब देखिए ये टेंशन फोर्स क्या है, समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखिए हम एक स्ट्रिंग में क्या करते हैं, एक मास को हैंग कर देते हैं। ये मास है हमारा एम, इसको हम क्या किए, है ना, एक स्ट्रिंग के सहारे, एक रस्सी के सहारे मान लीजिए कि लटका दिए। ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तनाव बल आएगा क्या, तो देखिए इसमें तनाव बल कैसे आएगा, तो यहां पर जो है आप कहेंगे कि एक फोर्स लगेगा नीचे, क्या लगेगा, mg। mg फोर्स इसमें लग रहा होगा नीचे, तो mg फोर्स इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, यानी कि ये चाह रहा है कि ब्लॉक
नीचे आ जा। तो क्या ब्लॉक नीचे आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी, तनाव, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा टेंशन के बारे में, तो जहां पर भी आपसे कोई टेंशन के बारे में पूछेगा आप वहां पर बैठ जाइएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन को बता दीजिएगा। जैसे अगर हमसे कोई पूछा कि इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो हम यहां पर बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि टेंशन ऊपर लगेगा, है ना। अगर हमसे कोई पूछेगा कि यहां पर टेंशन क्या होगा, तो हम यहां पर बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि यहां पर टेंशन टी होगा, नीचे की ओर। यानी कि टेंशन किधर लगेगा? तो टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दूर लगेगा, समझे। इसको आप छाता कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, छाता कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर टेंशन किधर होगा, तो यहां पर खड़ा होकर छाता खोल लीजिए। छाता किधर खुला? ऊपर, तो टेंशन ऊपर। अगर यहां पर कोई पूछे तो टेंशन किधर आएगा? नीचे। यानी कि जिस भी पॉइंट पर आप देखना चाहते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है, उससे अवे लगेगा क्या? टेंशन फोर्स। क्या मिड पॉइंट पर? यहां नहीं बता सकते हम। यहां पर कोई पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है क्या? नहीं है। तो बीच में हम कोई पूछेगा टेंशन कितना है, तो हम बोलेंगे हमको नहीं पता, है ना। देखिए टेंशन हम यहीं पर निकालेंगे और यहीं पर, और इसके जरिए ये पूरा रस्सी में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। अभी समझ में आएगा टेंशन सेम कैसे होगा? ये समझ में आया? टेंशन के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा उससे दूर लगाएंगे टेंशन का फोर्स। अब जैसे देखिए, समझिए एक दूसरा डायग्राम से इसको। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक सरफेस है, यह है हमारे पास एक सरफेस। इस सरफेस पर दो ब्लॉक रखे गए हैं। एक ब्लॉक है एम मास का, चलिए M1 मास कर देते हैं, या फिर चलिए ना एम ही कर देते हैं। और यहां पर एक और ब्लॉक है एम मास का। मास कुछ भी हो सकता है, इसे कोई मतलब नहीं है। चलिए एम मास का दो ब्लॉक रखा हुआ है। ये दोनों ब्लॉक जो है एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और यहां पर आगे में भी एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, समझिएगा। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इस स्ट्रिंग पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। क्या लगाए? फोर्स लगाए। तो इधर से फोर्स लगा करके खींचेंगे, तो बताइए यहां पर जो रस्सी है इसमें टेंशन आएगा कि नहीं? सोचिए ना कि इस ब्लॉक पर इधर से हम फोर्स लगा के इस रस्सी को अगर खींचेंगे तो इसमें टेंशन आएगा रस्सी में। तो टेंशन कहां पर आएगा? तो एक यहां पर टेंशन आएगा। अगर कोई पूछेगा कि यहां पर टेंशन कितना है, तो हम टेंशन किधर बनाएंगे? इधर बनाएंगे, ये बोलेंगे टी। अगर कोई पूछेगा कि यहां पर टेंशन कितना है, तो हम क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे और इसको बोलेंगे T1। यहां पर टेंशन कितना है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? T1। यहां से एक बात समझ में आया? यानी कि अगर हमारा स्ट्रिंग सेम होगा, यानी कि जो भी आपका रॉप है, अगर आपका रॉप सेम होगा तो टेंशन क्या होगी? और अगर रॉप बदल जाएगा तो टेंशन क्या होगा? बदल जाएगा। अगर रॉप बदल जाएगा तो टेंशन क्या होगा? तो नोट में इसको लिखिएगा, इफ स्ट्रिंग इज सेम, if a string is same, then tension will be same। यानी कि अगर स्ट्रिंग हमारा सेम होगा, एक ही स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर हमारा स्ट्रिंग बदल जाएगा तो टेंशन भी क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, if a string changes, then tension changes। if a string changes then tension changes। अगर स्ट्रिंग बदल जाएगी तो टेंशन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान क्या रखेंगे कि यहां पर हम जो भी स्ट्रिंग लेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम जो भी स्ट्रिंग लेते हैं उसको हम क्या लेते हैं? मासलेस लेते हैं। कैसा स्ट्रिंग को लेते हैं?
मासलेस। हम ऐसा मानते हैं, सोचिए जरा गौर कीजिएगा, अगर यहां पर ब्लॉक लटका है, ब्लॉक पर mg लगा हुआ है, और अगर इस स्ट्रिंग का कुछ मास होता तो इसका भी एक भार नीचे लग रहा होता कि नहीं, है ना। लेकिन इसके भार को हम लगाए क्या, नहीं लगाए, यानी कि हम स्ट्रिंग को क्या मान लिए, मासलेस मान लिए, कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसका कोई भी भार नहीं है। तो स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, मासलेस मान करके चलते हैं 99% केसेस में, या फिर आप 100% इसको कह लीजिए। एक आध परसेंट केस का क्वेश्चन जब बहुत टिपिकल बनता है ना, तब ये पूछता है कि स्ट्रिंग का भी मास है ना। तो 99% केस में जो हम स्ट्रिंग लेंगे उसका मास कैसा लेंगे, मासलेस लेंगे। कोई दिक्कत, लिखिए फिर और कुछ टेंशन का क्वेश्चन कराते हैं। देखिए हम बोले क्या, नहीं सेम नहीं, यहां पर मास अलग अलग भी आप ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं है, बस रस्सी सेम होना चाहिए। देखिए यहां पर ये आगे जो है, ये आगे वाले मास से जो रस्सी लगा हुआ है एक दूसरी रस्सी है, तो इसलिए इसमें टेंशन क्या है, टी। लेकिन बीच में जो रस्सी है ये एक दूसरा रस्सी है, इसलिए इसमें टेंशन क्या आ गया, T1, और यहां भी क्या है, T1। यानी कि अगर रस्सी हमारा सेम है तो टेंशन क्या होगा, सेम, और रस्सी बदल गई तो टेंशन क्या होगा। कोई दिक्कत क्या। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे अगर ये मास नीचे गिरना चाह रहा है, समझिएगा प्रैक्टिकली, ये मास क्या चाह रहा है कि हम नीचे गिर जाएं, और ये रस्सी भी चाहती कि तुम नीचे गिर जाओ, तो रस्सी भी अगर चाहती कि तुम नीचे गिर जाओ तो नीचे गिर जाता, लेकिन रस्सी क्या कर रही है, इसको रोक रही है, यानी कि रस्सी क्या कर रही है, विपरीत दिशा में फोर्स लगा रही है। इसमें देखिए यहां पर जो है ये ब्लॉक अलग अलग बंधा हुआ है ना, तो यहां पर अलग रस्सी के कारण टेंशन अलग होता है, बताएंगे इसको भी आगे। अभी इसको याद रखिए कि टेंशन जो है सेम रस्सी में सेम होगा, रस्सी बदलेगा टेंशन बदल जाएगा। लिख लिया इसको। हाँ बताते हैं, टेंशन के बारे में फिर से बताते हैं, एक क्वेश्चन अभी देंगे फिर क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहां पर एक सवाल फिर देते हैं, चलिए ये कोई एम मास का ब्लॉक है, इस प्रकार से किसी रस्सी से लटका हुआ है। अब बताइए यहां पर टेंशन किधर किधर आएगा, तो देखिए यहां पर समझेंगे ध्यान से, यहां पर ब्लॉक का मास कितना है, m, ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भार नीचे लग रहा होगा, mg, भार कितना लग रहा होगा, mg, तो एक टेंशन तो यहां पर आएगा। अगर यहां पर कोई पूछे टेंशन कितना है, तो आप यहां पर बैठ के छाता खोल दीजिए, तो टेंशन इधर लगता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसको हम बोल देते हैं T1, तो एक टेंशन यहां पर भी होगा, तो ये टेंशन किधर होगा, इधर, कितना होगा, T1। तो देखिए ये रस्सी एक ही रस्सी था, इसीलिए टेंशन क्या है, सेम है हर जगह पर। अब ये रस्सी देखिए इधर बदल गया कि नहीं, अगर यहां पर हम टेंशन देखेंगे तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए T2, तो यहां पर भी टेंशन क्या हो जाएगा, T2। कोई दिक्कत,
समझ में आया? हाँ, पहले सीखिए ना इसको, टेंशन का भी बहुत क्वेश्चन आएगा। पहले तो सीखिए कि टेंशन लग किधर रहा है। पहले आप इसको लगाना सीख लीजिए कि टेंशन जो है लगेगा किधर। अगर आप ये सीख गए तो फिर सवाल जो है आपका गलती नहीं होगा। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए, आप पुली पुली कर रहे थे, पुली का सवाल दे देते हैं। इसमें बताइएगा टेंशन। ये है हमारा पुली। चलिए, ये कोई M1 मास लटका हुआ है, इधर कोई M2 मास लटका हुआ है। बताइए इसमें कहां कहां पर टेंशन आएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं। बताइए इसमें कहां कहां पर टेंशन आएगा। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर अगर ये मास M2 है तो नीचे क्या लगेगा? M2G लगेगा, इसका भार लगेगा, है ना। अभी देखिए, हमको इससे ये मतलब नहीं है कि कौन ब्लॉक नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा। ये कहां पर सीखेंगे? जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि टेंशन अगर है तो किधर आएगा। यहां पर क्या लग रहा होगा नीचे? M1G लग रहा हो। अब देखिए, अगर M2G लगा है तो टेंशन इसके विपरीत दिशा में, एक टेंशन यहां पर आएगा T। अगर यहां पर कोई पूछता आपसे टेंशन कितना होगा तो T। अब देखिए, ये रस्सी एक ही है कि रस्सी बदल गया है? गेठी देख रही ना, उसको पार किए हैं, एक ही रस्सी है ना। ये रस्सी इस पर क्या करता है? रोल करता है। ये रस्सी एक ही है कि बदल गया है? इसीलिए यहां पर भी टेंशन कितना होगा और यहां पर भी टेंशन कितना होगा। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछता पुली में टेंशन कितना होगा, अगर यहां पर कोई हमसे टेंशन पूछता यहां पर टेंशन कितना होगा, तो चलिए बोल देते T2, या फिर चलिए T1 या T' कुछ भी बोल दीजिए। अगर कोई पूछता यहां पर टेंशन कितना तो T'। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ये दूसरा रॉड है, यहां पर ये रॉड क्या हो गया? बदल गया, स्ट्रिंग क्या हो गया? बदल गया, इसलिए टेंशन क्या ले लिए? अलग ले लिए, है ना। चलिए ठीक है, अब इसमें बताइए टेंशन किधर किधर आएगा। इसमें बताइए सेकंड वाले में। तो देखिए, यहां पर तो एक नीचे में लग रहा होगा MCG, मास नीचे एक्ट किया। यहां पर मास क्या एक्ट कर, वेट क्या एक्ट करेगा? MBG। अब देखिए, यहां पर अगर हम टेंशन देखेंगे तो मान लीजिए कि ये टेंशन है हमारा T1। यहां पर टेंशन कितना होगा? T1। यहां पर टेंशन कितना होगा? यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन। क्यों? क्योंकि ये इतना रस्सी क्या है? सेम है, इसलिए टेंशन क्या होगा? अब यहां पर देखिए रस्सी बदल गया, तो यहां पर टेंशन कितना आएगा? T2। और यहां पर टेंशन कितना आएगा? कोई दिक्कत?
अगर पुली का पूछता तो यहां पर टेंशन कितना लेते और यहां टेंशन कितना होता। यानी कि सिंपल सा भी आपको इतना समझना है कि अगर हमारा स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगी, स्ट्रिंग अगर बदल रहा है तो टेंशन क्या होगी, बदल जाएगी। इसको बनाइए। नहीं, मास पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा, मास पर भी देखिए डिपेंड करेगा, लेकिन उसको जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब न्यूमेरिकल जब सॉल्व कीजिएगा ना, तब वहां पर आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। और कब तक रखना होगा पेशेंस, तो जब तक हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ लेते। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब पढ़ेंगे तो इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कितना और टेंशन कितना। इसके बाद सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद क्या होगा, अब ये जो है रोटेट करना शुरू कर देगा पुल्ली। किस एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, कितने देर के बाद नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टेंशन समझ में आया। इसका इसमें अभी उसका आप टेंशन छोड़िए ना, उस करवाएंगे 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 सब आएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो अभी सीखिए। अभी तो आपको सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया कि टेंशन फोर्स कहते किसको है। अभी हम लोग शुरू किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अभी तो हम लोग फोर्स से अवगत हो रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स को समझे, टेंशन फोर्स। अब एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को समझे। अब थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। लिख लिया इसको। चलिए, तो अब इसके बाद आइए अब हम लोग आते हैं, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम पर। कहाँ आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, है ना। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, बॉडी इज कंसीडर्ड, बॉडी इज कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, बॉडी इज कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। यानी कि जब भी हम फ्री बॉडी बना रहे होंगे तो बॉडी के मास को क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास एम मास का ब्लॉक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको एम मास का जितना बड़ा ब्लॉक है उतना बड़ा ब्लॉक बनाएंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कार है, कार पर कोई फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए कि अगर ऐसा कार है तो हम लोग यहां पर कार नहीं बनाना शुरू कर देंगे। मान लेंगे कि ये कार है, एक पॉइंट से कार को दिखा देंगे। अगर कोई बहुत बड़ा हाथी होगा तो मान लेंगे कि यही हमारा हाथी है, समझे। तो ऐसा काम करते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी होता है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मास मान करके चलेंगे, है ना। वहां पर हमको जो है उसका डायग्राम बनाने का आवश्यकता नहीं है ना। यानी कि पॉइंट मास से काम चलाएंगे। दूसरी बात का यहां पर हमें क्या ध्यान रखना होता है, दूसरा जो है हम लोग पॉइंट का ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं, बी विल शो only the force acting on body, यहां पर हम लोग क्या दिखाएंगे, वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को दिखाएंगे। क्या करेंगे, वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को क्या करेंगे, दिखाएंगे। वस्तु जो बल को लगाएगी उसको नहीं दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर देखिए ये पेन रखा हुआ है हाथ पर,
तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इस पेन को क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक पॉइंट मास मान लेंगे। और दूसरी बात कि इस पेन के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा हम लोग उसको दिखाएंगे। ये पेन क्या फोर्स लगा रहा होगा इससे हमें मतलब नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बताइए हम लोग कैसे फोर्स को दिखाते हैं, जो फोर्स वस्तु के ऊपर लग रही होगी, वस्तु के द्वारा लगने वाली फोर्स को हम नहीं दिखाते। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर कोई एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है और इसका मास कितना है m, इसका मास क्या है m। इसको लिख लिए हैं क्या, इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए फिर डायग्राम समझाते हैं। लिख लिए इसको। चलिए तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या सीखे, ठीक ठीक, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या सीखे कि हम लोग किसी भी बॉडी को पॉइंट मास से दिखाएंगे और दूसरी बात कि बॉडी पर लगने वाले फोर्स को दिखाएंगे, बॉडी जिस फोर्स को लगाएगी उसको हम नहीं दिखाएंगे। जैसे इस डायग्राम में आइए देखिए समझते हैं। यहां पर किसी सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है m। अच्छा यहां पर एक बात देखिए, सरफेस का, ब्लॉक का, पुली का, इस सब का चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और ये काल कब का है 1642 से 1727। 1642 से 1727 का काल जो है यही न्यूटन साहब का काल माना जाता था। तो उस समय बॉडी ब्लॉक और पुली ही रहता था, इसीलिए बॉडी ब्लॉक पुली लेते थे। उस समय कहां था डिजिटल बोर्ड, है ना, उस समय जो है ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, समझे। तो देखिए समझिए यहां पर बताइए तो एक तो कि ये ब्लॉक जो है क्या लगा रहा होगा नीचे mg लगा रहा होगा, है ना, जितना इसका भार होगा वो mg लगा रहा होगा। दूसरी बात कि उसके ऊपर एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, लग रहा होगा कि नहीं, और ये ब्लॉक भी नीचे क्या कर रहा होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन को लगा रहा होगा, समझे। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, कौन लगाया, सरफेस लगाया मास के ऊपर, और ये कौन लगाया, मास लगाया सरफेस के ऊपर। अब अगर इस ब्लॉक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो FBD तो आप कैसे बनाएंगे, तो हम मान लिए इसको पॉइंट मास, ये है हमारा मास। अब देखिए इसके ऊपर लगने वाले फोर्स बताइए, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स नहीं, तो इसके ऊपर कौन फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है नीचे mg, और इसके ऊपर एक ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, लग रहा है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है इस मास के ऊपर। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसको लेंगे नॉर्मल रिएक्शन बाय मास ऑन सरफेस, क्यों, क्योंकि ये बॉडी लगा रही है और फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स हम नहीं ले। समझ में आया। तो ये हो गया FBD किसका, पहले वाले का। अब देखिए दूसरे वाले का बताइए। यहां पर क्या है कि एक मास है m1 और एक मास है m2, ये दोनों एक सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो देखिए यहां m2 पर क्या लग रहा होगा नीचे m2g। दूसरी बात कि इस पर क्या लग रहा होगा, तो एक ये नॉर्मल रिएक्शन लगाया, नॉर्मल रिएक्शन बाई m1 ऑन m2, नॉर्मल रिएक्शन बाई m1 ऑन m2 लगा। और क्या लग रहा है, तो इस पर एक ऊपर की ओर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन बाई सरफेस,
देखिए यहां पर दो मास है M1 और M2। आइए इसको सेपरेट करके बना देते हैं। देखिए पहले M2 का कहानी। तो M2 पर नीचे क्या लग रहा है? M2G। कोई दिक्कत? ऊपर से इस पर क्या लग रहा है? ऊपर से इस पर क्या लग रहा है? तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। कौन लगा रहा है? तो M1 मास लगा रहा है किस पर? M2 पर। और M2 पर क्या लग रहा होगा? तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, जो कौन लगाया? सरफेस लगाया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो इतना फोर्स लग रहा है। अब देखिए M1 का अगर हम बात करें, M1 का, तो M1 पर क्या लग रहा है? नीचे लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2। एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया। या फिर चलिए ना, इसके बाद फिर इसका जो भार है M1G लग रहा होगा। इस पर भी एक फोर्स आ रहा होगा। क्या? M1G आएगा कि नहीं? और M1 पर क्या फोर्स लग रहा होगा? तो ऊपर के डायरेक्शन में इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना? कौन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन? तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है M2 लगाया किस पर? M1 पर। और कोई फोर्स लग रहा है क्या M1 पर? नहीं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M2 के लिए कैसा बनाएंगे? M2 को मान लीजिए पॉइंट मास। M2 के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है? तो एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस पे लग रहा है, सरफेस के द्वारा लग रहा है M2 पर। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? तो नीचे लग रहा है M2G। और क्या फोर्स लग रहा है? तो इस पर M1G का फोर्स लग रहा है नीचे। M1G का फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और कौन लगा रहा है? मास 1 लगा रहा है मास 2 पे। और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। अब यहां पर देखिए M1 के लिए, M1 का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसको मान लीजिए पॉइंट मास। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो एक तो क्या लग रहा है? M1G लग रहा है। और क्या लग रहा है? तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ऊपर कौन लगा रहा है? M2 लगा रहा है M1 पर। क्या इसको लें N M1 M2 को? क्योंकि ये जो है M1 लगा रहा है ना, तो वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को हम लेंगे नहीं। जो इस पर फोर्स लगेगा उसी को लेना है। ऑब्जेक्ट जो फोर्स को लगाएगा उसको नहीं लेंगे। तो लिखिए इसको। समझ में आया फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते हैं? तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका यह है कि जितना भी फोर्स ऑब्जेक्ट लगा रहा है या फिर उस पर लग रहा है, सबसे पहले आप उसको बना लीजिए। ठीक है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ फोर्स लग रहा है उसी को हम यहां पर शो करेंगे, बाकी सबको शो नहीं करेंगे। क्या? ओ अच्छा, हाँ, तो इसको जो है नहीं लेंगे यहां पर, इसको नहीं लेंगे, M2G को नहीं लेंगे, है ना। देखिए फिर से इसको देखिए बनाते हैं। देखिए अगर M2 के लिए बनाना है तो M2 को मान लेंगे क्या? पॉइंट मास। अब इस पर देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो M2 पर देखिए नीचे लग रहा है M2G, लेकिन ये तो लग रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इसको नहीं लेंगे। लेकिन देखिए नहीं, इसको लेंगे ना, क्योंकि ये ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है, मास के द्वारा थोड़ी लग रहा है। ये तो ग्रेविटी लगा रही है ना, तो यहाँ पर M2G को क्या करना होगा? लेना होगा। तो इस पर देखिए एक तो कि जो सेकंड वाला मास है, जो मास 2 है आपका, इस पर M2G लगा, नीचे ग्रेविटी लगाई। इसके बाद M1G भी लग रहा है। देखिए M1G भी लग रहा है। ये कौन लगा रहा है? तो पहला वाला मास लगा रहा है ग्रेविटी के कारण। और क्या लग रहा है? तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है मास 1 के द्वारा मास 2 पे। और इस पर क्या लग रहा है? तो एक सरफेस लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर ऊपर क्या लग रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन। इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये भी क्या कर रहा होगा? सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ये जो M2 है
M2 क्या करेगा, सरफेस पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा कि नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, मास लगा रहा है। समझ में आया। M1 के लिए क्या करेंगे, तो M1 को देखिए मान लेंगे पॉइंट मास, समझेंगे फिर से। अब M1 पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नीचे लग रहा है M1G, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो यहां पर एक फोर्स नीचे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, M1G, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। नॉर्मल रिएक्शन को लेंगे क्या, क्योंकि ये मास लगा रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। और ऊपर जो है मास 2, ये मास 2 जो है ऊपर लगाएगा मास 1 पे, तो इसको हम लोग ले लेंगे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बाय मास 2 ऑन मास 1। तो बस यही है फ्री बॉडी डायग्राम। कहां पर, ये अच्छा ये, हाँ तो नॉर्मल बाय मास 2 ऑन सरफेस। देखिए तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है, सिर्फ वस्तु के ऊपर लगने वाले फोर्स को आपको दिखा देना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है इसको दिखा देना है, और ऑब्जेक्ट जिस फोर्स को लगाएगा उसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, पॉइंट मास मानेंगे। तो चलिए तीसरे वाले का आप लोग ट्राई कीजिए, M1 और M2। इस पर हम देखिए M1 पर क्या किए, इधर से एक फोर्स लगा दिए, हम क्या किए यहां पर एक फोर्स लगा दिए हैं M1 पे, है ना, और ये दोनों कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो क्या लगेगा बताइए। सबसे पहले इधर लिख लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। कहां पर, ये कहां पर, इसमें, ये क्या, ये इस पर जो नीचे लग रहा है ना, तो मास 2 पर नीचे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो मास 1 के द्वारा लग रहा है, नहीं ठीक तो है ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस पर नीचे लग रहा है ना, देखिए ये तो नीचे लग रहा है, ये सरफेस पर देखिए मास 1 के द्वारा जो लग रहा है ऊपर लिखा हुआ है, ये सरफेस का है, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय मास 2 ऑन सरफेस, ठीक तो है, लिख लिए इसको, बताते हैं। हो गया, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
देखिए समझिए, इसको हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर आइए, इस डायग्राम को हम बनाते हैं। यहां पर देखिए एक मास रखा हुआ है ये, और एक दूसरा मास रखा हुआ है। चलिए इसको बोल देते हैं M1, चलिए ये जो है हमारा M1 है, और ये क्या है M2। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, पॉइंट मास से, और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स को दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा उसको, देखिए इस पर हम क्या किए, एक फोर्स को लगा दिए। क्या किए, एक फोर्स को लगा दिए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्या यहां पर एक फोर्स नीचे लग रहा होगा M1G, क्या यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा M2G, बताइए कोई दिक्कत है ना। अब इधर से हम क्या किए हैं, एक फोर्स लगाया। चलिए फोर्स का कहानी छोड़ दीजिए, अभी जो है हम फोर्स नहीं लगाए हैं, ऐसा मान लीजिए। पहले M1G और M2G लगेगा, इसके अलावा क्या लगेगा, ऊपर इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। किसके द्वारा लगेगा, सरफेस के द्वारा लगेगा, ठीक है ना। NS का मतलब समझिए नॉर्मल बाई सरफेस, कंफ्यूज कर जा रहे हैं आप लोग NSM और NMS। NS का मतलब क्या, नॉर्मल बाई सरफेस। यहां पर एक नॉर्मल लगेगा, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा। ये नीचे एक नॉर्मल लगाएगा, किसके द्वारा लगेगा, M2 के द्वारा। ये नीचे एक नॉर्मल लगाएगा, किसके द्वारा लगेगा, NM1 के द्वारा। इतना फोर्स में कोई दिक्कत, इतना समझ में आया, बोलिए यहां तक आया समझ में। देखिए अभी हम क्या किए, इस फोर्स को भूल जाइए, ये दो मास जो रखा हुआ है, तो M1 पर नीचे लग रहा होगा M1G, M2 पर लग रहा होगा M2G। अब ये मास 1 के ऊपर एक नॉर्मल लगाया सरफेस, और मास 1 नीचे लगाया एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर। M2 पर एक नॉर्मल लगाया सरफेस, और M2 जो है सरफेस पर लगाया एक, कोई दिक्कत। अब यहां से हम M1 पर क्या किए, फोर्स लगाए, तो M1 क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा M2 पर, फोर्स बाई M1। तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, पढ़े नहीं लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है। तो जब ये फोर्स लगाया M1 M2 पर, तो M2 भी क्या करेगा, एक फोर्स लगा देगा, फोर्स बाई M2, है ना। अब इसका आप बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए M1 पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो M1 पर सबसे पहले हम लगाए एक फोर्स F, ये M1 मास का बना रहे हैं, ठीक है। तो एक फोर्स क्या लगा एक फोर्स इस पर क्या लग रहा है नीचे, M1G। एक क्या लग रहा है, ठीक है, M1G लगा, एक फोर्स लगा। अब इसको लेंगे नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल M1 लगा रहा है तो इसको नहीं लेंगे, क्या इसको लेंगे, इसको लेंगे। तो ऊपर में देखिए ये है हमारा M1 मास, नीचे में क्या लगा M1G, इधर क्या लगा, एक फोर्स लगा F, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा। इस फोर्स को ले क्या, क्यों, क्योंकि ये मास 1 लगा रहा है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका हो गया, मास 1 का। अब मास 2 के लिए बनाइए, तो ये है हमारा मास 2, इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, M2G, कोई दिक्कत। इसके बाद एक फोर्स इस पर क्या लग रहा है, FM1, यानी कि मास 1 के द्वारा एक फोर्स लगा है इस पर, तो ये तो मास 1 लगा रहा है तो इसको ले लेंगे। एक यहां पर देखिए सरफेस लगा रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, एक इसको ले लेंगे। इसको ले क्या, नॉर्मल बाई M2 को, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अच्छा इसको ले लें FM2 को, क्यों, क्योंकि ये जो है मास 2 के द्वारा लगाया जा रहा है, समझ में आया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को दिखाते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्या कौन M1 लगा रहा है? अच्छा, तो इस पर ये लग जाएगा, FM2 को भी यहां पर ले लेंगे, है ना, FM2 भी यहां पर ऐड हो जाएगा। देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आपका ये रहेगा, देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन आपका ये रहेगा, देखिए हाँ कर दे रहे हैं, पीछे वाला क्वेश्चन लिखिए ना। ये जो है आपका एक पुली है, यहां पर एक पुली है आपका, यहां पर एक मास लगा हुआ है M1, यहां पर एक मास लगा हुआ है M2, और यहां पर एक मास लगा हुआ है M3। यहां पर जो है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका? M1 का, M2 का, M3 का और पुली का, ठीक है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, किसका किसका? M1, M2 और पुली का। ये आपका होमवर्क है। यानी कि मास 1, मास 2 और मास 3 का क्या करेंगे, और पुली का, ये जो पुली है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। मास 1, मास 2 और मास 3 का क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये तो गायब हो गया। चलिए इसको फिर से ट्राई कीजिएगा। ये आपका मास है ना, तो इसको ट्राई कीजिएगा, फिर इसको अगले क्लास में भी डिस्कस कर देंगे और 1-2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।